हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल के अंदर हम लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए या फिर स्टूडेंट को असेस करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ना सिर्फ स्कोलास्टिक एरियाज़ को की असेसमेंट के लिए, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज़ की असेसमेंट के लिए भी हम, जैसे नॉन स्कोलास्टिक एरिया में हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स है या कोई आर्ट की एक्टिविटी है तो उसके लिए कोई हम इंटर हाउस कंपटीशन कराते हैं, उसके बेस पे ग्रेडिंग करते हैं या फिर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आउट द ईयर जो जिस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, तो उसके बेस पे असेसमेंट करते हैं। तो इसी में हम स्कोलास्टिक एरिया में सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं कि मैथ कोई सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप असेसमेंट करते हैं। तो उन्हीं लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए, उनको असेस करने के लिए जो टेक्निक्स का हम डिफरेंट टाइप्स के टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उनमें से एक टेक्निक की हम आज बात करेंगे, असाइनमेंट, जिसको हम यूज़ करते हैं स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को असेस करने के लिए। इसको दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए भी और समेटिव इवैल्यूएशन के लिए भी। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो हम यूज़ करते हैं कि असाइनमेंट स्टूडेंट को दी जा सकती है चेक करने के लिए कि स्टूडेंट को कितना आता है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है, जो टॉपिक आपने उनको कराया, उसके लिए जो आप होमवर्क देते हैं या होम असाइनमेंट देते हैं, वो चेक करने के लिए कि उनको उसकी कितनी नॉलेज हुई है, किस हद तक वो उसको जानता है, उस टॉपिक को जो आपने पढ़ाया है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए हम ग्रेडिंग नहीं करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। और समेटिव इवैल्यूएशन के लिए भी, ग्रेडिंग के लिए भी, समेटिव इवैल्यूएशन जो हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए नेक्स्ट क्लास में, या जो इंटरनल असेसमेंट का कंसेप्ट जो रखा गया है स्कूल्स के अंदर कि 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका और 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट है। तो उस इंटरनल असेसमेंट के लिए भी हम स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट दे सकते हैं जिसके बेस पे उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसके मार्क्स लगा सकते हैं। तो दोनों ही टाइप की इवैल्यूएशन के लिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए भी सिर्फ चेक करने के लिए भी कि स्टूडेंट को कितना आता है, और समेटिव इवैल्यूएशन के लिए उनके मार्क्स लगाने के लिए, उनकी ग्रेडिंग करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। इस टेक्निक को, असाइनमेंट को यूज़ किया जा सकता है। तो अभी आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि असाइनमेंट है क्या। असाइनमेंट अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, जनरल वर्ड्स में बात करें, तो असाइनमेंट अगर हम किसी एजुकेशन की हम बात नहीं करते हैं, किसी और एरिया में भी जब कोई स्पेशल ड्यूटी या कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन को असाइन की जाती है तो उसको असाइनमेंट बोला जाता है। जैसे आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि अगर कोई घटना होगी है, बॉम्ब कहीं रखा गया था, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो उसके लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई जाती है। पर्सन का नाम लेके वो कि सो एंड सो पर्सन को ये एक ड्यूटी असाइन की गई है कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो क्या है, वो उसके लिए, उस पर्सन के लिए जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, वो उसके लिए असाइनमेंट है। तो जनरल दूसरे एरियाज़ में भी हम असाइनमेंट की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ड्यूटी है या फिर कोई किसी और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ड्यूटी असाइन की जाती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, तो उसको भी असाइनमेंट का नाम देते हैं। अगर हम एजुकेशन में बात करें तो कोई भी एकेडमिक एरिया से रिलेटेड जो भी कोई वर्क जो है, ए पीस ऑफ वर्क असाइन टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को जो टीचर असाइन करता है किसी एकेडमिक एरिया से रिलेटेड, उसको हम असाइनमेंट का नाम देते हैं। कई बार हम इसको होमवर्क भी बोलते हैं कि टीचर ने ये होमवर्क असाइन किया है स्टूडेंट्स को। तो ये एजुकेशन में इस तरह से हम असाइनमेंट को लेकर चलते हैं कि कोई भी एकेडमिक एरिया से रिलेटेड जो टीचर स्टूडेंट को कोई वर्क असाइन करता है उसको असाइनमेंट का नाम देते हैं। Assignment refers to a teaching activity given by the teacher to his student in the shape of a problem, a project or a reading टेस्ट। ये किसी भी असाइनमेंट जो है एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है, एक टीचिंग एक्टिविटी है, जो टीचर जो अपने स्टूडेंट को, जैसे आप टीचर जो है क्लास के अंदर जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है
अब जो पढ़ाता है उसी की एक फॉर्म है असाइनमेंट, उसी की एक टाइप है। वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वो टीचिंग कराने के लिए, कुछ सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को जो काम असाइन करता है टीचर, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे टीचर ने कोई एक प्रॉब्लम दे दी है, उसको सोल्व करने के लिए बोला है, या फिर कोई प्रोजेक्ट है वो दे दिया है करने के लिए, 10 या 15 दिन का टाइम दिया है, वो भी हो सकता है। कोई चार्ट बनाने के लिए दे दिया है किसी टॉपिक के ऊपर, या कोई मॉडल बनाने के लिए दे दिया है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और ये एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है, एक टीचिंग एक्टिविटी में ही इसको काउंट किया जाता है असाइनमेंट को। अगर हम वसंत थापा के शब्दों में बात करें, अकॉर्डिंग टू वसंत थापा, असाइनमेंट एज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी डिवोटेड टू द क्लियर रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस बाय द प्यूपिल ऑफ द नेक्स्ट यूनिट ऑफ लर्निंग टू टेक प्लेस एंड ऑफ द प्रोसेस बाय विच लर्निंग में बी अचीव्ड मोर इफेक्टिवली। वसंत थापा ने अपने शब्दों में बोला है कि एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है, एक टीचिंग एक्टिविटी है, जो स्टूडेंट की एक्सेप्टेंस के बाद ही दी जाती है। उनसे उनकी एक्सेप्टेंस लेके कि हाँ वो इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो इसको कर पाएंगे ईजिली, उनकी एक्सेप्टेंस के बाद ही उनसे ये एक्टिविटी कराई जाती है। और ये एक तरीका भी है स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली लर्न कराने का, ज़्यादा अच्छे से लर्न कराने का, ज़्यादा आउटकम्स लेने का एक वे है ये असाइनमेंट। तो इसको एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, एक टीचिंग एक्टिविटी माना गया है, जिससे लर्निंग आउटकम जो हैं इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। अब असाइनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? कहते कि असाइनमेंट कोई एक इजी टास्क नहीं है कि टीचर ने क्वेश्चन दे दिया है और उसको सोल्व कर लिया है, बच्चे ने वो जो आपने क्वेश्चन दिया उसको एक ही बुक से लेके लिख दिया है। वो एक प्रॉपर वे नहीं है असाइनमेंट को करने का। असाइनमेंट कहते हैं कि एक वाइटल टास्क है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे असाइनमेंट के थ्रू बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव होती है। कहते हैं कि असाइनमेंट सिर्फ बच्चे की ग्रेडिंग करने के लिए, या सिर्फ एक पर्पस, टीचर का एक पर्पस सोल्व करने के लिए नहीं होना चाहिए कि उसको ये मैंने बस दे दिया है काम और उसने कर लिया है। ये क्या इस तरह का असाइनमेंट स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग हो, जिससे वो जो उसकी क्रिएटिव जो थिंकिंग है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर इन्वॉल्व हो, वो कुछ सोचे, वो कुछ अलग तरह से सोचे, कुछ क्रिएटिवली सोचे। तो इस तरह के असाइनमेंट, तो ये असाइनमेंट सिर्फ कुछ काम को ख़त्म कर देना नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। ये स्टूडेंट्स की क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, उनकी एनालिटिकल स्किल्स को। एनालिटिकल स्किल्स मीन्स जो आपने उनको प्रॉब्लम दी है उसको एनालाइज करना कि इसमें क्या पूछा गया है, टीचर क्या पूछना चाहता है। असाइनमेंट को एक एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी माना गया है जिसमें आपको राइटिंग के थ्रू, या अगर आपको चार्ट दिया है तो चार्ट के थ्रू आपने समझाना है चीज़ को। आप कितनी अच्छी तरह से दूसरे पर्सन को वो चीज़ समझा सकते हैं। आप अपने टीचर को असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो अपने टीचर को कितना वो अच्छे से जो आपने लिखा है उसको समझ पाता है, वो असाइनमेंट है। जैसे आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो टीचर आपको क्लास के अंदर पढ़ाता है वो अच्छे से पढ़ाए, हमें समझ आ जाए, इस तरह से। तो असाइनमेंट आपके लिए एक्टिविटी है, स्टूडेंट के लिए एक्टिविटी है कि जो भी आप लिखें, जो भी आप चाहे वो उसको टेबल फॉर्म में लिखें या फिगर बनाएं उसके लिए, या कोई चार्ट बनाएं, वो टीचर को समझ आ जाए, जिसको आप समझाना चाहते हैं वो उसको ईजिली समझ आ जाए। तो उसके लिए एनालिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत भी है कि टीचर ने क्या पूछा है और वो मुझे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मैं उसके लिए डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, वो चीज़ भी इन्वॉल्व होती है असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट की इम्पोर्टेंस है कि स्टूडेंट्स की एनालिटिक थिंकिंग जो है उसको भी इम्प्रूव करता है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, उसकी प्लानिंग, कैसे उसने प्लानिंग की है उसको असाइनमेंट को करने के लिए। अगर प्रोजेक्ट है तो वो उसको कैसे प्लान करता है कि आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो एक प्लानिंग भी है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ एनी वर्क, कोई आपने कोई काम किया है तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे सिर्फ जब खाना बनाते हैं किचन में तो सिर्फ खाना बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसकी प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। आप किसी को कैसे अपने खाने से कैसे
जो आपने बनाया है, जो आपने कुकिंग की है, कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं अगर उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। प्रेजेंटेशन को देख के भी आपको वाओ कितना अच्छा खाना है। तो यहाँ पे भी असाइनमेंट में भी प्रेजेंटेशन जो है वो मायने रखती है। सिर्फ लिख देना असाइनमेंट को वो एक काम नहीं है, उसको आपने प्रेजेंट किया कैसे किया है, कैसे उसके सीक्वेंस में प्रेजेंट किया है आपने, जो पूछा गया है आपसे। कोई आपने टेबल बनाया है उसके लिए, कोई आपने डायग्राम बनाया है, तो प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व है कि स्टूडेंट कितने अच्छे से प्रेजेंट करता है उसको। मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से बाय राइटिंग, और उसमें ये चीज़ भी इन्वॉल्व होती है कि आप जो आप बोलना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो कितना अच्छे से समझा पा रहे हैं जो आपके असाइनमेंट को पढ़ रहा है। मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड अबाउट इट, कि जो आपने लिखा है उसके बारे में समझाना। तो ये असाइनमेंट की इम्पोर्टेंस है कि आप उसके अंदर सिर्फ लिखना शामिल नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम दे दी है वो बस आपने कर दी है एक बुक से उठा के। इसमें इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। स्टूडेंट्स की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, उनकी एनालिटिक थिंकिंग डेवलप होती है, उनकी प्लानिंग, फोरसाइट प्लानिंग, कि वो प्लान कैसे करता है किसी काम को, कि वो प्रेजेंट कैसे करता है अपने काम को, और वो कितना अच्छे से समझा पाता है लिख के जो भी उसके असाइनमेंट को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं एक असाइनमेंट के अंदर। अब कहते हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग को हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक तो गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेना। इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेते हैं? टीचर से लेते हैं। टीचर आपको इन्फॉर्मेशन देगा किसी भी टॉपिक के बारे में, अब उसको अप्लाई करना और उसको एसिमिलेट करना, उसको समझना, उसको अपने अंदर एसिमिलेट करना, ताकि आप थ्रू आउट द लाइफ उसको यूज़ कर पाएँ। वो जो काम है एसिमिलेशन का काम है और उसको अप्लाई करने का काम है, वो आप खुद करते हैं। तो असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट एक ऐसी टेक्निक है जो एसिमिलेशन में, नॉलेज को, जो आपने इंफॉर्मेशन ली है उसको एसिमिलेशन करने में और उसको अप्लाई करने में हेल्प करता है आपको। तो ये इम्पोर्टेंस है। रिस्क ने बोला है, रिस्क के शब्दों में, अकॉर्डिंग टू रिस्क, असाइनमेंट का जो वन ऑफ द पर्पस ऑफ असाइनमेंट इज़ टू टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू स्टडी। ये स्टूडेंट को सिखाना कि आपने स्टडी कैसे करना है, आपने चीज़ों को पढ़ना कैसे है, उसका एक मेन पर्पस है रिस्क के शब्दों में, कि स्टूडेंट को पढ़ना आ जाता है कि स्टडी कैसे करनी है, कैसे बुक्स कंसल्ट करनी है, कैसे इंटरनेट आपने कंसल्ट करना है, कैसे इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है, एक कैसे आपने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर माइंड मैप बनाना है चीज़ों को लर्न करने के लिए, कैसे आपने कोई भी ग्राफ्स यूज़ करके, कोई भी टेबल्स यूज़ करके आपने एक माइंड मैप बनाना है चीज़ों को लर्न करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो रिस्क ने यही बात की है कि इसका जो मेन पर्पस है असाइनमेंट का, वो स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि पढ़ा कैसे जाता है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट बुक्स से रीड कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड असाइनमेंट, एक असाइनमेंट की, एक अच्छे असाइनमेंट्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक अच्छा असाइनमेंट डेफिनेट, जब भी आप स्टूडेंट को असाइनमेंट देते हैं, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो जब भी आपने असाइन करना है कोई भी वर्क स्टूडेंट्स को किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी क्वेश्चन की फॉर्म में हो, चाहे वो चार्ट की फॉर्म में है, चाहे कोई मॉडल बनाने की फॉर्म में है, चाहे कोई प्रोजेक्ट की फॉर्म में है, तो किस तरह का होना चाहिए वो? डेफिनेट, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। एक तो डेफिनेट हो, जो भी आप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं असाइनमेंट देने के लिए, तो वो डेफिनेट हो, क्लियर हो स्टूडेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मैं आपको असाइनमेंट दे दूं कि मेक असाइनमेंट फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखिए असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, अब आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग में तो इतना सारा मटेरियल है, ये तो पूरी बुक है, पूरा एक पेपर ही है, सब्जेक्ट ही है असाइनमेंट फॉर लर्निंग। अब आपको क्लियर ही नहीं है कि आपने लिखना क्या है इसके अंदर। अगर इसी को मतलब आपने असाइनमेंट देना है इसी सब्जेक्ट के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, हाउ दे आर अप्लाइड इन स्कूल्स, ये डिफरेंट टाइप्स की इवेल्युएशन क्या है और उनको स्कूल में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन फॉर्म एक डेफिनेट है, क्लियर है कि आपने इसमें लिखना क्या है। और जो
असाइनमेंट है वो आपके स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि लो बुक से पढ़ के मैंने लिख देना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो, एक चैलेंजिंग हो कि उसको सोचने को मजबूर करे, वो उसको इन्फॉर्मेशन की मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, एक चार्ट बनाना है मैंने सुंदर सा इसके लिए, या फिर मैंने इसके लिए कोई एल्बम बनानी है, इस तरह से कोई स्क्रैप बुक मैंने बनानी है इसको इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। तो जो एक अच्छे असाइनमेंट की करेक्टरिस्टिक्स है कि वो डेफिनेट हो, क्लियर हो, उसकी स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स को आप बताने जा रहे हो, असाइनमेंट लेने जा रहे हो, और वो इंटरेस्टिंग हो। दूसरा जो है रिलेटेड टू द टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, तभी स्टूडेंट्स को मज़ा आता है करने के में कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरा एक टॉपिक तैयार हो जाएगा ये जब मैं असाइनमेंट बनाऊंगा, या जो इन्फॉर्मेशन इसके लिए स्टडी करूंगा, जो रीड करूंगा बुक्स इसके लिए, तो वो मेरा एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो टॉपिक के साथ रिलेटेड हो, शुड अपील टू द पब्लिक क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा हो। जैसे हम जब प्रोजेक्ट देते हैं स्टूडेंट्स को, कोई भी प्रोजेक्ट हम देते हैं, जैसे आप इसी में इवैल्यूएशन में अगर हम इस तरह से आप कि डिफरेंट स्कूल्स को आप जाके स्टडी कीजिए, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए कि वहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं इवैल्यूएशन के लिए, और उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो एक यहाँ पे क्यूरियोसिटी है कि आपने स्कूल्स के अंदर जाना है, वहाँ टीचर से बात करनी है कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और फिर उसको प्रोजेक्ट फॉर्म में देना है। तो एक सोशल एनवायरनमेंट में जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करने की क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स के अंदर। नेक्स्ट जो है इसके लिए एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी आप असाइनमेंट दें स्टूडेंट्स को, तो उसका फॉर्मेट पूरा क्लियर करें कि आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, क्या आपने उसके लिए कोई स्क्रैप बुक बनानी है, क्या आपने उसके लिए कोई एक नोटबुक में उसको लिखना है, किस तरह से आपने उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो स्टूडेंट्स को क्लियर हो। नेक्स्ट जो है शुड बी फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्टूडेंट्स की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि एक ही असाइनमेंट आपने पूरी क्लास को दे दिया है उठा के, और जो स्लो लर्नर है वो उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर स्टूडेंट नहीं कर पाता है तो आप उसको दूसरा असाइनमेंट दे सकते हैं। तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है एक असाइनमेंट की जिसको ध्यान में रखा जा सकता है। जब आप टीचर बनेंगे तो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं जब भी आप स्टूडेंट को असाइनमेंट देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ असाइनमेंट प्लानिंग, कि किन किन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो जब भी आप एक असाइनमेंट प्लान करें स्टूडेंट्स के लिए। एक तो रिलेट टू द पर्पस, उसका पर्पस क्या है असाइनमेंट देने का। सिर्फ जो पर्पस है अब स्टूडेंट्स को भी क्लियर होना चाहिए कि और आपको भी क्लियर होना चाहिए कि उसका क्या पर्पस है। क्या आप ग्रेडिंग के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, ग्रेडिंग कराने के लिए, या किसी टॉपिक को क्लियर कराने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है असाइनमेंट का। दूसरा है प्रिंसिपल चैलेंजिंग बट नॉट थ्रेटनिंग, कि स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो, उनको इन्फॉर्मेशन करने में थोड़ी मुश्किल आए, चैलेंजिंग हो। ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन जो है उनको एक ही जगह से मिल जाए और वो उसी को लिख दें उठा के, कोई मतलब अपने एफर्ट्स ही ना लगाएं सोचने में। चैलेंजिंग हो बट नॉट थ्रेटनिंग, पर डर वाली ना हो उनके लिए कि वो नर्वस ही हो जाएं कि हाय मैं कैसे करूँगा इसको, मेरे को तो मिल ही नहीं पाएंगे, उसके पास रिसोर्सेज ही ना हो उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए, चैलेंजिंग हो। कोरिलेट विद प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो भी असाइनमेंट आप जब भी टीचर बनेंगे असाइनमेंट स्टूडेंट को देते हैं तो उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो, उन्होंने वो चीज़ कहीं भी अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में देखी हो, या फिर उन्होंने कहीं उसको ऑब्जर्व किया हो उन चीज़ों को, तो उनको एक जनरल आइडिया हो उस चीज़ के बारे में। तो इस तरह का असाइनमेंट असाइन करना है। मोटिवेट, नेक्स्ट जो है मोटिवेट द स्टूडेंट, जो अभी आप वर्क असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, उनको डीमोटिवेट ना करें कि मैं तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं इनको इन्फॉर्मेशन गैदर ही नहीं कर पाऊँगा, तो वो डीमोटिवेट ना हो, इस तरह की असाइनमेंट हो। कोऑपरेटिवली मेड, कि जो भी असाइनमेंट आप असाइन करते हैं टीचर जो है स्टूडेंट की भी राय ले उसमें, जब भी वो वर्क असाइन करता है। जैसे आप टाइम भी देते हैं स्टूडेंट्स को कि इतने टाइम में करना है, तो स्टूडेंट्स की भी राय, एक कोऑपरेटिव अफेयर होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और टीचर को जो है जो भी
बुक्स रेफ़र करनी है, रेफरेंस बुक भी वो सजेस्ट करें, टीचर जो सजेस्ट करे स्टूडेंट को कि आप इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, उनको आइडिया दे उस चीज़ के बारे में। और असाइनमेंट जो है ये प्रेफर किया जाए कि जो असाइनमेंट जो है वीकली हो असाइनमेंट, मंथली असाइनमेंट से और डेली असाइनमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वीकली असाइनमेंट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट। अब फॉर्मेट किस तरह का हो, स्ट्रक्चर किस तरह का हो असाइनमेंट का, जो आप स्टूडेंट को बताएंगे एज ए टीचर। आप जब स्टूडेंट को बताएंगे कि किस फॉर्मेट में आपने बनानी है, उनको फॉर्मेट जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो किस तरह को क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर मेंशन करें, तभी वो एक इफ़ेक्टिव असाइनमेंट बन पाएगा। फर्स्ट जो है आउटलाइन कि असाइनमेंट की, जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं, बुक के अंदर भी इंडेक्स होता है, उससे हमें इजी रहता है कि किस चीज़ पे कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी असाइनमेंट बनाते हुए भी एक आउटलाइन तैयार करनी है उसकी। आउटलाइन के अंदर कि हमने इंट्रोडक्शन लिखनी है, जैसे इंडेक्स में आप लिखते हैं कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखी है, उसके बाद ये वाले पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, उसके बाद उससे पढ़ने वाले को भी आसानी रहेगी, जो आपका असाइनमेंट चेक करेगा, जो टीचर चेक करेगा उसको भी इजी रहेगा कि आपने पहले कौन सी चीज़ एक्सप्लेन की है, उसके बाद क्या लिया है आपने, और आपको भी क्लियर रहेगा। जब आप शुरू में एक आउटलाइन तैयार कर लेंगे तो आपको भी पता होगा कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। तो एक आउटलाइन तैयार करनी है उसके लिए, जिसमें मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, और इससे आपका टाइम भी बचेगा। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आप हैज़र्डली इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करेंगे, आपके पास एक सीक्वेंस होगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, तो आपके टाइम को भी बचाएगा वो, और आपको जो आइडिया हैं आपके असाइनमेंट से रिलेटेड उनको ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करेगा। सेकंड जो है, आउटलाइन तैयार करने के बाद इंट्रोडक्शन देनी है। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं, 1 या 2 पैराग्राफ में उसके बारे में इंट्रोडक्शन देनी है। उसका पर्पस क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि इस असाइनमेंट को बनाने का पर्पस क्या है, एम और पर्पस क्या है उस असाइनमेंट को लिखने का। और आपने कुछ लाइनें इस चीज़ के ऊपर भी डेडिकेट करनी है कि हाउ द असाइनमेंट इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में आपने थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है, उसको समराइज करना है ब्रीफली। आपने शुरू में बताना है कि आप इस क्या करने जा रहे हैं असाइनमेंट के अंदर, वो सारा आपने स्ट्रक्चर इसके अंदर बताना है इंट्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो है कॉन्टीन्यूटी ऑफ आइडियाज़, जो आपके असाइनमेंट के अंदर जो भी आप आइडिया डालते हैं, उसके अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं, उनकी एक कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए। ये जैसे आप मान लीजिए असाइनमेंट दिया है कि एनर्जी क्राइसिस क्या है, स्टूडेंट को आपने असाइनमेंट दिया एनर्जी क्राइसिस, व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस, इट्स कॉजेज एंड डिफरेंट टेक्निक्स टू ओवरकम इट, कि एनर्जी क्राइसिस क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं और इसकी टेक्निक्स क्या हैं इसको ओवरकम करने की। तो इसको अगर आपने एक सीक्वेंस फॉर्म में डालना है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ आइडियाज़, तो आप पहले एनर्जी क्राइसिस का मीनिंग क्या है, उसके बाद उसके एक एक कॉजेज को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर, या जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या है उसके इफ़ेक्ट, और उसके बाद उसकी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इसको ओवरकम करने के लिए कौन सी टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं। ये नहीं कि आप पहले टेक्निक्स को पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप एनर्जी क्राइसिस के बारे में बताएंगे, उसको डिफाइन करेंगे। तो आइडियाज़ जो उसके अंदर डालते हैं असाइनमेंट के अंदर, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन, वो एक सीक्वेंस के अंदर होने चाहिए। और नेक्स्ट जो है यूज़ ऑफ आई एंड यू, कि जब भी आपने असाइनमेंट बनानी है तो इस तरह के शब्दों से बचना है। आई एंड यू, सारी जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो सिर्फ अपनी ही ओपिनियन नहीं देनी है, उसमें आपने डिफरेंट सोर्सेज के से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिफरेंट सोर्सेज से आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट बुक से जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको असाइनमेंट में डालना है। और उस जो भी कोटेशन आप यूज़ करते हैं कहीं से भी, किसी भी बुक से भी, वो आपने रेफ़र करनी है। अगर आपने कोई अपना ओपिनियन भी देना है तो इस तरह से स्टेटमेंट को यूज़ करना है, इन माई ओपिनियन, इस तरह से यूज़ करनी है, ना कि बार बार आपने आई एंड यू का यूज़ करना है।
नेक्स्ट जो है फॉर्मेट में आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि असाइनमेंट एक तरह से आप एक टीचिंग एक्टिविटी ही है। अब आप जैसे टीचर आपको क्लास के अंदर समझाता है चीज़ों को और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ें आपको समझ आएँ, वो हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स दें। तो इसी तरह से ये अब स्टूडेंट की बारी है टीचर को समझाने की, वो किस तरह से प्रेजेंट करता है आइडियाज़ को, क्या कितने एग्जाम्पल देता है उससे रिलेटेड कि टीचर को आपका लिखा हुआ समझ आ जाए, जो आप समझाना चाह रहे हैं अपने असाइनमेंट के थ्रू वो उसको समझ आ जाए। तो असाइनमेंट के थ्रू असाइनमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप से टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं ताकि जो भी उसको असाइनमेंट को पढ़ने वाला है उसको आपकी बात समझ आ जाए। वर्ड काउंट, अब इसमें वर्ड काउंट का भी ध्यान रखना है। वैसे तो टीचर जब है असाइनमेंट जब आपको देती है तो आपको बताते हैं कि आपने इतने वर्ड्स में लिखनी है। अब वर्ड्स में भी लिखते हुए आपने ये नहीं कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरा ही बेटा अपनी असाइनमेंट कर रहा था तो 50 टीचर ने बोला था कि 50 और 60 वर्ड्स में लिखना है। तो वो जब लिख रहा था तो ऐसे काउंट कर रहा था वर्ड्स को कि अब तो ये मम्मा हो गए हैं बस 50 वर्ड्स। इस तरह के भी नहीं, 50 वर्ड जो लिमिट दी जाती है उससे 10-15 वर्ड्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल उस पर स्ट्रिक्ट रहना है कि 50 ही वर्ड्स होने चाहिए। ये एक लिमिट होती है कि आप 5-10 वर्ड्स उससे ज़्यादा लिख सकते हैं, पर इतना भी ना लिख दें कि आप 50 से 200 वर्ड्स पे पहुंच जाएं। तो इस तरह से कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि ना तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिमिट से आपने बाहर निकलना है और ना ही बहुत कम यूज़ करने हैं। नेक्स्ट जो है इंक्लूजन ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। टेबल्स और फिगर्स ज़रूर यूज़ करने हैं क्योंकि टेबल से और फिगर से हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से थोड़े स्पेस के अंदर, थोड़े वर्ड्स के अंदर हम ज़्यादा बात समझा पाते हैं टेबल्स और फिगर से। पर ये भी एक लिमिट है कि टेबल और फिगर जब आप एक असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है, सिर्फ 2 या 3 टेबल और फिगर्स को यूज़ करना है। उसके बाद जो है और जो भी आप टेबल और फिगर यूज़ करते हैं आपने वो कहाँ से लिए हैं वो बिब्लियोग्राफी के अंदर मेंशन भी करना है। नेक्स्ट जो है कंक्लूजन। अब ये सारा काम करने के बाद कंक्लूड जब आपने असाइनमेंट बना ली है तो उसको कंक्लूड भी करना है, उसको छोड़ नहीं देना है। अब कंक्लूजन में आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, एक ब्रीफ आपने उसकी समरी देनी है कि आपने क्या बात आपने कहने जा रहे थे, उसमें क्या आपने बात की है उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर, वो ब्रीफ समरी देनी है। जैसे आप इंट्रोडक्शन में उसका एम और पर्पस क्लियर करते हैं असाइनमेंट का, इसी तरह से आपने कंक्लूजन के अंदर भी उसकी एक ब्रीफ समरी देनी है असाइनमेंट की। और उसका जो एम और ऑब्जेक्टिव है उस असाइनमेंट का, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया है, यहाँ पे भी आपने उसका असाइनमेंट का एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्यों आपने इस असाइनमेंट को बनाया है, और उसके बाद उसकी ब्रीफ समरी है। और उसके बाद आप अपनी एक फाइनल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या और मेथड आप सजेस्ट करते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी एक असाइनमेंट की कि एनर्जी क्राइसिस क्या है, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं और उसके लिए आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं इसको ओवरकम करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस को। तो यहाँ पे जब आप कंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे अपनी एक फाइनल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये टेक्निक्स हैं जिसको हमने जो डिस्कस किए असाइनमेंट के अंदर, और इसके अलावा भी कुछ एक टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, फाइनल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। और ये कंक्लूड करने के बाद बिब्लियोग्राफी असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड करनी है। बिब्लियोग्राफी के अंदर वो सारे रिसोर्सेज जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, कोई आपने बुक रेफ़र करी है उसको असाइनमेंट को बनाने के लिए तो उसको मेंशन करना है, कोई आर्टिकल आपने लिया है उसको मेंशन करना है, कोई वेबसाइट आपने कंसल्ट करी है उसको मेंशन करना है, कोई टेबल और फिगर आपने जहाँ से लिया है उसको मेंशन करना है। तो बिब्लियोग्राफी के अंदर वो सारे रिसोर्सेज जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है असाइनमेंट के लिए वो मेंशन करने होते हैं एक सीक्वेंस ऑर्डर के में। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो फॉर्मेट
और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हैं, जब भी आप इन्हें एक असाइनमेंट बनाना है। तो एज अ टीचर जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपने ये फॉर्मेट जो है क्लियर करना है अपने स्टूडेंट को, उनसे असाइनमेंट लेने से पहले, उनको असाइनमेंट देने से पहले, उनको असाइनमेंट कराने से पहले, और खुद भी जब आप बीएड के अंदर भी जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो ये फॉर्मेट फॉलो करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।